फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन चल रही है इजराइल में। तो जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है, जिसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, उन्होंने करीबन 500 रॉकेट फायर किए हैं गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर, जिससे जो सबसे बड़ा खतरा है वो एश्केलोन सिटी को है, जो कि खाली 10 मील दूर है गाजा से। तो ये जो 500 के करीब रॉकेट्स फायर किए गए हैं, इनमें से मैक्सिमम जो है वो इंटरसेप्ट किए गए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल मैटर क्या है। तो जिस आर्टिकल से हम आपको हिस्ट्री बताने वाले हैं वो ब्रिटिश है, यानी कि ये ब्रिटिश वर्जन है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के भी अलग अलग वर्जन होते हैं। फिलिस्तीनियों के लिए कुछ अलग हिस्ट्री होगी, इजराइलियों के लिए कुछ अलग होगी और किसी थर्ड पार्टी के लिए कुछ अलग होगी। ये कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से पाकिस्तान के कोर्स में कायदे आज़म से पहले कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ब्रिटिश हिस्ट्री के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करने के बाद ये जो एरिया है जिसे फिलिस्तीन कहा जाता था, इसका कंट्रोल ब्रिटेन ने लिया। तो इस एरिया में माइनॉरिटी में ज्यूइश रहते थे और मेजॉरिटी में अरब रहते थे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ द्वारा ब्रिटेन को टास्क दिया गया कि ज्यूइश लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक नेशनल होम को बनाया जाए। तो यहाँ से दोनों लोगों के बीच में टेंशन चालू हो गई, क्योंकि ज्यूइश लोगों के लिए ये उनके पुरखों का घर था और जो फिलिस्तीन के अरब थे वो भी इस लैंड को क्लेम करते थे। तो उन्होंने इस मूव को अपोज किया। तो 1920 से 40s के बीच में जो ज्यूइश पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हुई, क्योंकि यूरोप में परसिक्यूशन के बाद घर की तलाश में ये लोग यहाँ आना चालू हो गए। तो अब दोनों आपस में भी लड़ने लगे और जो ब्रिटिश रूल है उसके खिलाफ भी लड़ने लगे। तो 1947 में यूएन द्वारा वोट पास किया गया, जिसके अंतर्गत फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा जाना था, जिसमें एक ज्यूइश स्टेट बनती और एक अरब। तो ज्यूइश लीडर्स ने ये बात मान ली, पर अरबों द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पर हम आपका ध्यान एक चीज़ पर लाना चाहेंगे कि ये सब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं पाकिस्तान के फॉर्मेशन के इंडिया से। तो पाकिस्तान का फॉर्मेशन कैसे हुआ? माइनॉरिटीज सेफ नहीं थी, कायदे आज़म को दूसरी कंट्री चाहिए थी और उनको पाकिस्तान मिला। तो यहाँ पर इस पाकिस्तान की जो हिपोक्रेसी है या फिर दोगलापन है वो ये है कि ये पाकिस्तान फिलिस्तीनियों का बहुत बड़ा सपोर्टर है, उनकी लड़ाइयाँ लड़ चुका है, और वो भी तब जब उन्होंने खुद अपने यहाँ की माइनॉरिटी को कंट्री का एक हिस्सा देने से मना कर दिया। यानी कि आप खुद माइनॉरिटी कार्ड खेलकर एक कंट्री का हिस्सा लेकर आए हो, पर दूसरा माइनॉरिटी होने की वजह से कंट्री का एक पार्ट मांग रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। बहरहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो 1948 में जब प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट कर पाए तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो चले गए और जो ज्यूइश लीडर थे उन्होंने इजराइल को बना दिया। तो फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और लड़ाई चालू हो गई। तो यहाँ पर फिलिस्तीन को सपोर्ट मिला पड़ोसियों का, और जो उनके ट्रूप्स हैं वो इनकी लड़ाई लड़ने आ गए। पर लड़ाई के ख़त्म होते होते जब सीज फायर हुआ तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इजराइल के पास था। तो जॉर्डन द्वारा एक एरिया ऑक्यूपाई किया गया जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता था, और इजिप्ट द्वारा गाजा ऑक्यूपाई किया गया, और जो यरूशलेम है उसको डिवाइड किया गया वेस्ट में इजराइल फोर्सेस की तरफ और ईस्ट में जॉर्डेनियन फोर्सेस की तरफ। तो दोनों के बीच में आज तक कोई पीस एग्रीमेंट हो नहीं पाया है और जो लड़ाइयाँ हैं वो रेगुलरली चल रही हैं। तो 1967 में एक और लड़ाई लड़ी गई जिसमें इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक दोनों को ऑक्यूपाई कर लिया। साथ ही साथ ऑक्यूपाई किया गया सीरियन गोलान हाइट, गाजा और इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला। तो ज़्यादातर जो फिलिस्तीन रिफ्यूजी हैं वो रहते हैं गाजा में, वेस्ट बैंक में और साथ ही साथ जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में। तो ये जो फिलिस्तीन रिफ्यूजीज हैं इनको वापस इजराइल में अपने घर आने नहीं दिया जा रहा है। इजराइलियों का ये कहना है कि ये इजराइल के एग्जिस्टेंस पर खतरा हो सकता है। तो कुछ लोगों के हिसाब से ये चीज़ सही है और कुछ लोगों के हिसाब से ये चीज़ गलत। तो इसमें फिलिस्तीनियों की भी गलती है कि जब शुरुआत में एक पीस एग्रीमेंट बन रहा था, कुछ हिस्सा आपको मिलता, कुछ हिस्सा आपकी माइनॉरिटी को मिलता, और आपका जो यरूशलेम है उसको एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया होता, तो इतनी लड़ाइयाँ ना लड़ी गई होती और अभी ले देकर कंट्री के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इजराइल ने वेस्ट बैंक को अभी भी ऑक्यूपाई कर रखा है, पर गाजा से वो हट चुके हैं। तो इजराइल के द्वारा जो यरूशलेम है उसको अपना कैपिटल बताया जाता है, वहीं पर फिलिस्तीन के द्वारा ईस्ट यरूशलेम को फ्यूचर फिलिस्तीन का कैपिटल बताया जाता है।
तो अमेरिका द्वारा इजरायली क्लेम को एक्सेप्ट किया गया है और काफ़ी कम कंट्रीज़ हैं जो इजरायली क्लेम को मानती हैं। तो पिछले 50 साल में इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है और करीबन 6 लाख जो ज्यूज़ हैं वो अब यहाँ पर रहते हैं। तो एक बार देखने से ऐसा ज़रूर लगता है कि इजराइल द्वारा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। कई फ़िलिस्तीनियों को उन्होंने रेफ्यूजी बनाकर छोड़ दिया है, उनको वापस अपने घर आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। पर अगर आप इजराइल की साइड से सोचें तो उनका भी इनसिक्योर होना बनता है, क्योंकि पूरी की पूरी अरब कंट्रीज आपके खिलाफ लड़ चुकी हैं। और साथ में जो फ़िलिस्तीन की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि हमास, उनको जो वेपन्स और इक्विपमेंट्स हैं वो भी इन्हीं कंट्रियों द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो इजराइल का ओवर प्रोटेक्टिव होना जस्टिफाइड लगता है। तो ये जो गाज़ा है जो कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में आता है, इसको आप हमास का होम बेस कह सकते हो। यहाँ से रॉकेट फायर किए जाते हैं इजराइल में। क्योंकि इनको वेपन्स वगैरह सप्लाई ना हो इसलिए सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रखी जाती है इजराइल के द्वारा, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीनियों द्वारा कंप्लेंट करी जाती है कि उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की वजह से गाज़ा और वेस्ट बैंक में। तो इस बार का जो एस्केलेशन है वो अप्रैल के मध्य से चालू हुआ, जिसकी शुरुआत हुई थी पुलिस और फ़िलिस्तीनियों के बीच में कुछ क्लैशेस से, और उसके बाद कुछ फ़िलिस्तीनियों को ईस्ट यरूशलेम से निकाला गया, जिसकी वजह से जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ गया। अभी की बात करें तो करीबन 500 के आसपास रॉकेट फायर किए जा चुके हैं इजराइल पे, जिसमें से जो मैक्सिमम है वो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। अभी तक 5 के आसपास जाने गई हैं इजराइल में और करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। तो लगभग 500 रॉकेट के हिसाब से अगर आप ये कैजुअलिटी नंबर देखें तो आयरन डोम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने करीबन 130 टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है गाज़ा में, जिसमें हमास कमांडर का घर भी शामिल है। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये बात कही गई है कि ये जो अटैक हुआ है इसका बदला लिया जाएगा और ये जो लड़ाई है वो अभी भी चल रही है। तो आयरन डोम सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में जो इसका फॉलोअप होगा। अभी हम इसको ब्रीफ में जान लेते हैं। तो आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो करीबन 90 किलो की है और इसमें एल्टा ELM-2084 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार को यूज़ किया जाता है जो इन मिसाइलों को गाइड करता है। तो अगर आप आयरन डोम की मिसाइल को देखेंगे तो ये दिखने में बिल्कुल टर्बी मिसाइल की तरह दिखती है और दोनों में जो सीकर है वो सिमिलर ही लगा हुआ है। वेट क्लास भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है और नंबर्स खुद इसकी गवाही देते हैं। करीबन 500 के आसपास रॉकेट फायर किए गए थे गाज़ा से इजराइल पर, जिसमें काफ़ी मिनिमम नुकसान हुआ है इजराइल को। तो इस लड़ाई पे जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आपको देते जाएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।